हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मेक लॉ इजी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस का समन का पार्ट थर्ड। तो ये जो समन्स हम पढ़ रहे हैं, ये समन्स में हमने 61 से 69 तक पढ़ने हैं। 61 से लेकर 63 हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था। फिर 4 से 66 जो है हमने नेक्स्ट उसका जो सेकेंड पार्ट था उसमें डिस्कस किया। अब आज का जो वीडियो है उसमें हम किसकी डिस्कस करेंगे, हम 67 टू 69 को डिस्कस करेंगे। तब ये जो आपका इसका ए पार्ट है ना समन्स का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आपका 67 से 69 के तरफ। तो 67 में जो हम पढ़ेंगे ना, 67 में हम पढ़ेंगे सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स के बारे में। फिर 68 को हम पढ़ेंगे हम प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। और 69 में हम पढ़ेंगे सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। तो ये तीनों सेक्शन को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है आपका सेक्शन 67 जो बात करता है कि सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट, मतलब जब कोर्ट जो है उसको समन भेजना है किसी पर्सन को, पर वो उसकी लोकल लिमिट्स में नहीं आता है। मतलब जिस पर्सन को समन किया जाना है वो आपका लोकल विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ दैट कोर्ट नहीं आता है, तो उस केस में समन को किस तरीके से सर्व किया जा सकता है उसके बारे में सेक्शन 67 बात करता है। तो क्या कहता है, when a court decides not decide when the court desires that a summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides or is to be there served. तो बेसिकली आपका क्या होता है कि जब एक कोर्ट ये चाहती है कि कुछ उसे आपका समन इशू करना है, पर जिस पर्सन को समन इशू करना है ना वो उसकी लोकल जुरिडिक्शन से बाहर है, तो इस केस में आपका वो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है ऑर्डिनरली आपका समन को डुप्लीकेट्स में, मतलब समन्स की जो डुप्लीकेट्स होगी वो आपका उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा, उस मजिस्ट्रेट को भेजेंगे जिसके लोकल जुरिडिक्शन में वो पर्सन जो है वो रिसाइड्स करता है। फाइन, इसको कैसे समझ लेते हैं, इसको समझने के लिए मान लीजिए ये है आपका एक पर्सन ए जिसको समन भेजा जाना है, ठीक है ना। और कौन भेजना चाहता है, ये बी आपकी कोई कोर्ट है, ये आपका समन भेजना चाहती है। बी जो है ये एक कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट का मजिस्ट्रेट है, ये समन भेजना चाहता है किसको, ए को। फाइन, पर ये जो ए है वो इसके लोकल जुरिडिक्शन में तो आता नहीं है, ये किसके जुरिडिक्शन में आता है, मान लीजिए सी कोई कोर्ट है ना, ये इसके लोकल जुरिडिक्शन में आता है, सी के लोकल जुरिडिक्शन में आता है। तो बेसिकली यहाँ पर बी जो है, मतलब जो बी कोर्ट है ना, वहाँ वो क्या करेगा, वो आपका समन को डुप्लीकेट्स में किसके पास भेजेगा, ये सी मजिस्ट्रेट के पास में भेजेगा, ठीक है ना, सी मजिस्ट्रेट के पास में भेजेगा जिसके जुरिडिक्शन में ये ए आपका रहता है। ओके, जिसके जुरिडिक्शन में आपका ए रहता है, ताकि इसके ज़रिए, मतलब इस सी कोड के ज़रिए इस पर्सन को, ए पर्सन को क्या किया जा सके, समन सर्व किया जा सके। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, सिंपलर टर्म्स में अगर हम देखें तो इफ़ अ कोर्ट नीड्स टू सर्व अ समन टू समवन हु रिसाइड्स आउटसाइड हिज लोकल जुरिडिक्शन, इट should send a duplicate copy of summons to the magistrate in the area where the person lives, ठीक है। तो अगर कोर्ट चाहता है कि उसको किसी ऐसे पर्सन को आपका समन सर्व करना है जो कि उसकी लोकल जुरिडिक्शंस के बाहर रहता है, तो उस केस में आपका जो कोर्ट है वो आपका डुप्लीकेट कॉपी ऑफ समन जो है वो उस मजिस्ट्रेट को भेजेगी, उस एरिया के मजिस्ट्रेट को भेजेगी जिसके लोकल जुरिडिक्शन में वो पर्सन आपका रहता है। फाइन, ये क्या इंश्योर करेगा, दैट समन रीचेज द इंटेंडेड रेसिपिएंट इवन इफ दे आर नॉट विद इन द कोर्ट्स इमीडिएट जुरिडिक्शन। तो ये आपका क्या कहता है, ये आपका जो प्रोसीजर है वो आपका क्या चीज़ कहता है, किस चीज़ को कंफर्म करता है, इंश्योर करता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट के इमीडिएट जुरिडिक्शन में भी, ठीक है ना, कोर्ट के इमीडिएट जुरिडिक्शन में भी वो पर्सन नहीं आता है जो कि जिसको समन किया जाना है, तब भी उस पर्सन के पास में समन पहुंच जाए। ओके,
अब हम बात करते हैं सेक्शन 68 की। इसके आपके 2 सब सेक्शन हैं, उनको हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 68 क्या कहता है? प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। तो ये कहता है कि उस केस में जब आपने इस तरीके से क्या बोलते हैं से सर्विस ऑफ समन की है, तो उस केस में प्रूफ ऑफ सच सर्विस क्या होगा? और मान लीजिए जो सर्विंग ऑफिसर है वो ही प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में आपका क्या करना है? फाइन। When a summon issued by a court is served outside its local jurisdiction, and in many cases where the officer who has served a summon is not present at the hearing of the case, an affidavit purporting to be made before a magistrate that such summon has been served, and a duplicate of the summons purporting to be endorsed by the person to whom it was delivered or tendered or with whom it was left shall be admissible in the evidence, and the statement made therein shall be deemed to be correct unless and until contrary in this proved. The affidavit sections subsection 2 क्या कहता है? The affidavit mentioned in this section may be attached to the duplicate of the summons and returned to the court. Okay. तो ये क्या कहता है? देखिए, ये किस केस में कह रहा है? ये कह रहा है कि जब कोई कोर्ट है, ठीक है ना, उसने क्या करा है, अपने लोकल जुरिडिक्शन से बाहर किसी पर्सन को समन किया गया है, तो उस केस में उस समन का प्रूफ क्या होगा? ठीक है ना, जब आपका जो सर्विंग ऑफिसर है वही आपका हियरिंग में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में किस चीज़ को एविडेंस माना जाएगा या किस चीज़ को इस बात का प्रूफ माना जाएगा कि समन को सर्व किया जा चुका था? तो उस कंडीशन में आपका सेक्शन 68 बात करता है। तो ये क्या कहता है, इसको इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इट पर्टेन्स टू द प्रूफ ऑफ सर्विस इन केसेस वेयर समन इज सर्व आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और व्हेन द सर्विंग ऑफिसर इज़ नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द केस हियरिंग। मतलब ये आपका बेसिकली किस कंडीशन की बात करता है कि जहाँ पर समन जो है वो आपका लोकल जुरिडिक्शन के बाहर सर्व किए गए हैं, ठीक है, और सर्विंग ऑफिसर, ठीक है ना, सर्विंग ऑफिसर भी जो है जिसने मतलब वो समन सर्व किया है वो भी केस हियरिंग के दौरान प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में क्या है, उस केस में क्या होगा आपका कि जो आपका एफिडेविट होगा ना, एक एफिडेविट और डुप्लीकेट ऑफ समन जो है उनको एक एविडेंस की तरह माना जाएगा। एफिडेविट क्या है? एन एफिडेविट मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट स्टेटिंग दैट द समन्स हैज़ बीन सर्व्ड इज़ कंसिडर्ड वैलिड एविडेंस। तो इस केस में क्या होगा कि कोई भी एफिडेविट, ठीक है ना, कोई भी एफिडेविट, ठीक है ना, मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट मतलब जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और जो ये स्टेट करता है कि समन को सर्व किया जा चुका है, तो उसे एक वैलिड एविडेंस माना जाएगा। एक तो एफिडेविट जिसमें ये आपका मेंशन किया गया हो कि समन को सर्व किया जा चुका है, उसको वैलिड एविडेंस माना जाएगा। दूसरा आपका डुप्लीकेट ऑफ समन्स एंडोर्स्ड बाय द पर्सन टू होम इट वाज डिलीवर्ड और लेफ्ट इज़ ऑल्सो एडमिसिबल। मतलब जिस पर्सन को वो समन डिलीवर किया गया है ना, जिस पर्सन को वो समन डिलीवर किया है या जिसके पास वो छोड़ा गया है, उसके ज़रिए जो आपका जो डुप्लीकेट में जो उसके बोलते हैं सिग्नेचर, जो उसका साइंड, एक बोलते हैं डुप्लीकेट कॉपी के बोलते हैं ना, बैक साइड में उसके जो साइन है, वो इस बात का प्रूफ देगा कि भाई हाँ सर्विस ऑफ समन जो है वो आपका टेक प्लेस किया था, मतलब जो सर्विस ऑफ समन आपका हो चुकी थी। ओके, तो ये आपका सेक्शन 68 जो है वो बात करता है। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि लिखा गया है, ताकि आपको उसमें एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी आपको हेल्प मिल जाए। तो ये कह रहा है कि दिस सेक्शन फैसिलिटेट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ एविडेंस रिलेटेड टू द सर्विस ऑफ समन in cases where the serving officer is absent or when the summon is served outside the court's local jurisdiction। तो बेसिकली ये सेक्शन जो है वो आपका एफिडेविट हो गया और जो डुप्लीकेट होते हैं ना समन का, जो साइंड डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है ना, उनको एक एविडेंस की तरह आपका एक्सेप्ट करता है, जो कि इस बात का एविडेंस होगा कि जो समन है वो आपका सर्व किए जा चुके हैं। तो
तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि जब आपका समन जो है वो कोर्ट अपने आउटसाइड द जुरिडिक्शन, लोकल जुरिडिक्शन जो है वो आपका सर्व करता है और जो सर्विंग ऑफिसर है वो भी हियरिंग के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता, तो उस केस में एक एफिडेविट, ठीक है ना, जो कि ये स्टेट करता है कि समन्स को सर्व किया जा चुका है, उसको एक वैलिड एविडेंस माना जाएगा। साथ ही साथ में जो जिस पर्सन को आपका समन सर्व किया जा समन डिलीवर्ड किया है या जिसके पास में छोड़ा गया है, उससे जो साइंड कॉपी होगी ना, जो साइंड कॉपी होगी, जो डुप्लीकेट साइंड कॉपी होगी ना, उसको भी एक क्या बोलते हैं एविडेंस के तरीके से उसको एडमिसिबल होगा, मतलब उसको एक एविडेंस माना जाएगा जो इस बात का प्रूफ होगा कि समन को सर्व किया जा चुका है। फाइन, ओके। द स्टेटमेंट्स इन द एफिडेविट एंड एंडोज डुप्लीकेट्स आर प्रिज्यूम्ड करेक्ट अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ये आपका सबसेक्शन 2 की बात है। ये जो लिखा है ना, ये लाइन, ये किसका एक्सप्लेनेशन है? सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 69। ये क्या कहता है कि जो भी स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, जो भी स्टेटमेंट जो है एफिडेविट में और उस डुप्लीकेट में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी ना, उनको तब तक करेक्ट माना जाएगा जब तक कि उनको रॉन्ग प्रूफ ना कर दिया जाए। ओके, अब हम बात करेंगे सेक्शन 69 की। ये बात करता है सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। मतलब ये समन्स की सर्विस किसी विटनेस के लिए बात करता है कि कोई विटनेस है, उसको कोर्ट में बुलाना है, उसको समन करना है कोर्ट में, तो उस केस में सर्विस ऑफ समन जो है वो आपकी कैसी होनी चाहिए। फाइन, तो ये आपकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, या बेयर एक्ट की लैंग्वेज जिसे देख सकते हैं। उसका इंटरप्रिटेशन क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। व्हेन अ कोर्ट समन्स, ये सबसेक्शन 1, ठीक है ना, सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट का सबसेक्शन 1, 69 का सबसेक्शन 1 क्या बात करता है, क्या इंटरप्रेट करता है? व्हेन अ कोर्ट समन्स अ विटनेस, मतलब जब कोर्ट एक किसी विटनेस को समन करती है, इट कैन ऑल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ समन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। मतलब जब किसी कोर्ट को किसी विटनेस को समन करना है तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भी क्या कर सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भी आपका समन जो है उसको भेज सकता है विटनेस को। दिस कॉपी इज़ एड्रेस टू द विटनेस एट देयर यूजुअल रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बिजनेस और वेयर दे वर्क फॉर गेन। तो बेसिकली ये जो आपका रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए ये जो समन की कॉपी भेजी जाएगी ना, वो किस में भेजी जाएगी? या तो जो उसका यूजुअल एड्रेस, मतलब जहाँ पर आमतौर पर रहता है, या तो वहाँ भेजा जाएगा, या जहाँ पर वो बिज़नेस करता है वहाँ भेजा जाएगा, या जहाँ पर वो किसी तरीके का काम करता है ना, तो उस एड्रेस पे भेजा जा सकता है। फाइन, इसका सब सेक्शन 2 जो है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है उसको देख लेते हैं। ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है जो ग्रीन में मार्क इटैलिक्स में लिखा है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर हम शॉर्ट में देखें तो आपका 69 के सबसेक्शन 2 जो है ना, इसका इंटरप्रिटेशन है कि अगर विटनेस जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट को रिफ्यूज़ करता है, एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करता है, तो तब भी कोर्ट जो है वो ये कंसीडर कर सकती है कि आपका समन को सर्व किया जा चुका है। फाइन, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि कोर्ट जो है उसने समन भेजा, ठीक है ना, किसी विटनेस को समन भेजा, है ना, दिस समन कुड बी इन अबाउट, और ये समन जो है किसी विटनेस को समन भेजा, ये कोर्ट में अपेयर होने के लिए भी हो सकता है और किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी हो सकता है। तो कोर्ट ने क्या करा, समन भेज दिया विटनेस को। इंस्टेड ऑफ हैंडिंग द समन्स डायरेक्टली, द कोर्ट कैन ऑल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ समन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि विटनेस को जो आपका समन भेजना है वो कोर्ट जो है उसको डायरेक्टली दे, कोर्ट जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भी भेज सकता है। जैसे बोला था ना कि ऑर्डिनरी किसी पर्सन को समन करना है, यहाँ विटनेस की बात हो रही है। अगर ऑर्डिनरली अगर समन करना है किसी पर्सन को जिसे अपना पॉइंट कोई प्रूव करना है या अपने आप को डिफेंड करना है, ज़रूरी है, तो उस केस में तो डायरेक्टली अगर उसको हैंड ओवर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पर मान लीजिए विटनेस को करना है, तो विटनेस के केस में ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट डायरेक्टली उसको हैंड ओवर करे। तो विटनेस को अगर समन करना है, मतलब कोर्ट में बुलाना है किसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए या कोर्ट में अपेयर होने के लिए, तो उस केस में कोर्ट जो है उसको डायरेक्टली देने की जगह विटनेस को रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भी समन की कॉपी भेज सकती है, ठीक है ना, उसके यूजुअल एड्रेस पे। इफ़ द विटनेस, और मान लीजिए ये सब सेक्शन क्या कहता है कि मान लीजिए कि ये जो विटनेस है, ये विटनेस जो है वो रिफ्यूज़ करता है इस रजिस्टर्ड पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है ना, रिफ्यूज़ करता है, मतलब हो सकता है कि भाई वो उसको रिसीव ही ना करना चाहता हो। एंड
एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस बाय द पोस्टल एम्प्लॉय इज प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। और इसी बात की एक्नॉलेजमेंट कि भाई उस पर्सन ने, विटनेस ने आपका ये समन रिसीव करने से मना कर दिया, इस बात की एक्नॉलेजमेंट जो है अगर पोस्टल एम्प्लॉय जो है वो कोर्ट के सामने पेश करता है, तब भी कोर्ट जो है वो ये कंसीडर करेगा कि भाई समन सर्व किए जा चुके हैं। तो मैं आपको इसको इस तरीके से समझा देती हूँ। एक मिनट, हाँ। कि मान लीजिए ये है एक पर्सन ए, ये क्या है, विटनेस है। क्या है ये, विटनेस। इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए ना, ये है आपके कोर्ट सी है, इसने रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए क्या भेजा, आपका रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए समन भेजा किसको, ए को। ए क्या है, आपका विटनेस है। और लेके कौन गया, ये बी क्या है, आपका पोस्टल एम्प्लॉय। क्या है, बी क्या है, आपका पोस्टल एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय है। तो ये बी लेके गया इसको, इस समन को ए के पास में, पर ए ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। ए बोला, रिफ्यूज़ कर दिया उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और इसी बात की एक्नॉलेजमेंट अगर ये पोस्टल एम्प्लॉय कोर्ट को देता है, इस बात की एक्नॉलेजमेंट ये पोस्टल एम्प्लॉय कोर्ट को देता है कि भाई विटनेस ने समन को रिसीव करने से मना कर दिया, तब भी कोर्ट ये मानेगी कि समन सर्व्ड किए जा चुके हैं। इन अदर वर्ड्स दे हैव डन देयर पार्ट इन नोटिफाइंग द बिजनेस। तो इसका मतलब यह है कि जो पोस्टल एम्प्लॉय है, जिसने रजिस्टर्ड पोस्ट को उसको ले जाके दिया, पर उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उसने अपना काम कर दिया विटनेस को ये नोटिफाई करने के लिए कि भाई उसे आपका कोर्ट में पेश होना है या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो सर्व्ड माना जाएगा। इवन इफ द विटनेस डज नॉट वांट टू टेक द रजिस्टर्ड पोस्ट लीगली, दे आर स्टिल कंसिडर्ड इन्फॉर्म्ड। कि मान लीजिए कि आपका जो ये विटनेस है वो आपका मतलब वो लेना ही नहीं चाहता रजिस्टर्ड पोस्ट को, ठीक है ना, तब भी लीगली ये माना जाएगा कि उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। फाइन। तो अगर समरी में हम बात करें तो ये जो प्रोविज़न है ये अलाउ करता है कोर्ट को रजिस्टर्ड पोस्ट को यूज़ करने के लिए टू नोटिफाई विटनेस अबाउट देयर ओब्लिगेशन टू अपेयर इन कोर्ट। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है वो विटनेस को क्या बोलते हैं, वो कोर्ट को अलाउ करता है कि वो विटनेस को रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए उसकी ओब्लिगेशन अपेयर, मतलब कोर्ट में अपेयर होने की जो ओब्लिगेशन है उसके ज़रिए इन्फॉर्म कर सकती है, जहाँ पर पर्सनल सर्विस जो है वो फीजिबल नहीं है, मतलब पर्सनली उस समन को सर्व करना जहाँ पर पॉसिबल नहीं है, उस केस में आपका ये सेक्शन कोर्ट को अलाउ करता है कि वो रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए विटनेस को नोटिफाई कर दे कि भाई उसको कोर्ट में पेश होना ज़रूरी है। फाइन। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया सेक्शन कंप्लीट, सेक्शन 61 से लेकर 69। तो ये फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो गया पूरा समन्स का पार्ट, सेक्शन 61 से लेकर 69 तक। आई होप ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेंगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, पर प्लीज़ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियोज़ बनाने का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।